हेलो दोस्तों, आप लोगों का फ़तह राजगीर ग्रुप में स्वागत है। तो चलिए आज जो है हम लोग देखेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं कि ये आर्थिक नियोजन, जैसे ही आर्थिक शब्द लग गया तो समझिएगा कि ये धन संपत्ति पैसा कौड़ी मुद्रा से संबंधित होगा। आर्थिक नियोजन। अब देखते हैं केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम रूस में अपनाया गया। जो पंचवर्षीय योजना है ना, वह जो भारत जो लिया है वो कहाँ से लिया है? रूस से लिया है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देखिएगा कि पंचवर्षीय योजना के बारे में भारत के अनेक जो है आपको इकोनॉमिक्स जो थे, जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अलग अलग विचार अपना प्रस्तुत किया, जिसमें आप देखिएगा आर्थिक नियोजन, इसी को पंचवर्षीय योजना कह सकते हैं। तो इसके बारे में जो भारत के एक जो है दार्शनिक जो बताए थे आपको इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री, उनका कहना क्या है? तो भारत में आर्थिक नियोजन या आयोजन संबंधित प्रस्ताव सबसे पहले 1934 में विश्वेश्वरैया नामक जो है ना एक अर्थशास्त्री ने, एक वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक, इसकी एक पुस्तक है जिनका नाम है आपको प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, इन्होंने इसमें सबसे पहले पंचवर्षीय योजना का जिक्र किया। ये पंचवर्षीय योजना का जिक्र किया किस पुस्तक में? प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया में। इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि देखिए भारत के विकास हेतु जो है ना 10 वर्षीय कार्यक्रम, जो पंचवर्षीय योजना होता है ना तो बाद में आया ना, लेकिन इससे पहले बहुत सारा योजना लाया गया। तो उसी में एक विश्वेश्वरैया जी हैं जिनके द्वारा 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था अपनी पुस्तक में। जैसे अपना लोग जो है कोई योजना बनाते हैं, जैसे भोजे काज का कोई काम रहता है तो कहते हैं ना यहाँ पर 5 लाख रुपया खर्चा होगा। तो उसी तरह से जो है ना पंचवर्षीय योजना जो अभी जो चल रही थी, जिसको समाप्त कर दिया गया, तो उसमें 5 वर्ष के लिए योजना बनाया जाता है कि कितना रुपया किधर इन्वेस्ट किया जाए, कितना व्यापार में, कितना जो है कृषि में, इस सब में इन्वेस्ट किया जाए, तो उसी के बारे में। तो आपको पूछा जाएगा कि ये बोलिए कि भारत में सबसे पहले किसने जो है ना आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में अपनी पुस्तक में बताया था, यानी कि योजना आयोग के बारे में, आर्थिक नियोजन के बारे में? तो ये विश्वेश्वरैया ने 1934 में अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमिक में बताया था और 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलिएगा, तो इसमें देखते हैं कि 1938 का जब दौर आता है तो 1938 में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाता है। इस राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो अध्यक्ष होता है, कौन होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो 1938 में, और इसके अध्यक्ष किसे बनाए गए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर देखिए कि जैसे विश्वेश्वरैया ने दिया, उसी तरह 1944 ईस्वी में बम्बई प्लान आया। बम्बई प्लान जो लाया गया ना, तो बम्बई के 8 को उद्योगपति, 8 व्यापारियों ने मिलकर जो है एक योजना प्रस्तुत किया जिसको कहा गया बम्बई प्लान, और ये बम्बई प्लान आया 1944 में। इसमें 15 वर्षीय प्लान था, यानी 15 वर्षों के लिए योजना बनाया गया था कि हम 15 वर्षों के लिए योजना बनाते हैं। अब देखते हैं कि कितना कारगर ये सिद्ध होता है। फिर ये 15 वर्षीय प्लान लाया, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बम्बई प्लान जो है ना ये कब आया था? तो 1944 में। किसने लाया था? तो बम्बई के 8 उद्योगपति व्यापारी ने लाया था। तो बम्बई प्लान में जो है ना कितने वर्ष का प्लान था ये? तो ये 15 वर्ष का प्लान था, याद रखिएगा। फिर 1944 में देखिएगा आप, तो 1944 में एक आता है गांधीवादी योजना, और गांधीवादी योजना किसने लाया था? तो श्रीमन नारायण के द्वारा लाया गया था। फिर 1945 में आप देखिएगा, तो 1945 में प से 45, प से पीपुल्स प्लान लाया था, एम.एन. राय ने लाया था। फिर आप देखिएगा कि 1950 में आता है सर्वोदय योजना। बोलेगा सर्वोदय योजना के जनक किसे कहा जाते हैं? जयप्रकाश नारायण को सर्वोदय योजना लाया था। फिर देखिएगा 1947 में, जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया, तो इनके बाद जो है ना एक आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया, और इस समिति का भी अध्यक्ष बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। यही समिति जो है ना सिफारिश करती है, इसी समिति के सिफारिश करने के आधार पर जो है भारत में जो है योजना आयोग का गठन होता है। तो लिखा गया है कि आर्थिक नियोजन समिति, इसी समिति के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। और योजना आयोग जो है ना एक गैर सांविधिक निकाय है। इसका मतलब क्या हुआ कि योजना आयोग के लिए संविधान में कोई आर्टिकल नहीं है, ये संविधान में कहीं भी इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो योजना आयोग जो है ना एक गैर संवैधानिक निकाय है, मंत्रिमंडल के द्वारा, प्रस्ताव के द्वारा ये जो है आपको बनाया गया था संसदीय कार्यवाही के द्वारा। दूसरा चीज़ जो देखिएगा आप, ये परामर्शदात्री निकाय है, ये परामर्श दे सकता है। योजना आयोग जो होता है, ये योजना आयोग ये
ये सिर्फ और सिर्फ परामर्श दे सकता है, इसके मानने के लिए सरकार ही नहीं बाध्य है। इससे योजना आयोग जो है, योजना आयोग क्या करता है, परामर्श देने का काम करता है। कभी कभी पूछ देता है योजना आयोग है, तो योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है और साथ ही साथ परामर्श देने वाली एक संस्था है। प्रथम योजना आयोग, जब प्रथम योजना आयोग का गठन हुआ था तो उस समय जो इसके अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का वही अध्यक्ष होता है जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री रहते हैं, वही इसके माने जो है इसका अध्यक्ष पदभार संभालता है। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष जो थे योजना आयोग के, ये गुलजारी लाल नंदा जी थे। चलिए फिर देखते हैं कि इसमें अब क्या होता है। जो योजना आयोग इतना दिन से चलते आया था, तो इसी योजना आयोग को 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाता है और इसके जगह पर एक अन्य योजना लाया जाता है और इसी का नाम बदलकर, योजना आयोग का नाम बदलकर जो है 2015 में जो है नीति आयोग का गठन होता है। यानी 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाता है और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया जाता है। अभी तक भारत में जो है ना 12 पंचवर्षीय योजना आई है। पंचवर्षीय योजना का मतलब 5 वर्षों पर 5 वर्षों का योजना बनाया जाता था, फिर उस योजना के समाप्त होने पर फिर 5 वर्ष, अगली 5 वर्ष के लिए योजना बनाया जाता था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा है प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय का मतलब 5 वर्ष के लिए योजना। जैसे अपना लोग नानी गांव जाते हैं तो कहते हैं ना कि 20 रुपया लेकर जाते हैं, तो ये प्लान रहता है वहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे। तो एक योजना बनाते हैं ना कि नानी घर जाएंगे तो बहुत सारा जगह घूमना है, तो 50 रुपया में घूम लेंगे कि 60 रुपया में। उसी तरह पंचवर्षीय योजना जो बनाया जाता है 5 वर्षों के लिए, तो उसमें भी बहुत सारे जो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो देखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका मॉडल जो तैयार किया था ना, इसको बनाने में जिस अर्थशास्त्री का हाथ था वो था हेरोल्ड डोमर, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया हेरोल्ड डोमर मॉडल। इस प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। और देखिए अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। बहुत सारा चीज़ जो है विदेशों से मंगाया जाता है, तो क्या होता है हमारी भारतीय मुद्रा बहुत सारा चीज़ों को मंगाने में विदेश चले जाता है पैसा कौड़ी, तो उन सब को थोड़ा कम करके अपना अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास करने के लिए जो है काम किया गया। तो इसमें सबसे पहले प्राथमिकता तो दी गई कृषि को। प्रथम पंचवर्षीय योजना में यदि किसी भी चीज़ पर ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया तो वह था कृषि। कृषि के उपजाऊ पर जो है ना, भारत में कृषि का उत्पादन अधिक से अधिक हो, इस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया। तो कृषि उगाने के लिए जो है ना सिंचाई की ज़रूरत होती है, खेतों को पटाना पड़ता है, सिंचाई करना पड़ता है। तो कृषि के उत्थान के लिए क्या किया गया कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक बड़ी सिंचाई परियोजना आरंभ हुई, जिसमें से भाखड़ा नंगल परियोजना है। यहाँ से देखिएगा इंदिरा गांधी नहर निकाला गया। फिर दामोदर नदी घाटी परियोजना, इस पर दामोदर नदी पर बांध बनाकर खेतों को पानी पहुंचाया गया। ब्यास परियोजना, ब्यास नदी पर बांध बनाकर खेतों को पानी और पहुंचाया गया। तो ये सब आपको था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर है आपको क्या कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 ईस्वी में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम माने सभी समुदाय को जो है ना एक साथ लेकर उसका विकास करना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में। तो आपको याद रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट हुआ था 5 वर्षों के लिए, तो इसका कार्यकाल जो था ना 1951 से लेकर 1956 तक, इसके बीच में देखिएगा 5 वर्ष का गैप है प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो आप जानते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल 1951 से 1956 है, तो 1952 में जो सामुदायिक कार्यक्रम स्टार्ट होगा तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। तो थोड़ा घुमा फिरा कर पूछ देता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अब आते हैं फिर 5 वर्षों के लिए समाप्त हो जाता है 56 से 61। तो फिर आता है फिर आता है दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 51 से 56 तक होता था। अभी 56 से होगा 1956 में यदि 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 56 4 61। तो 1961 तक ये रहता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या करता है? इसका मुख्य उद्देश्य रखता है समाजवादी समाज की स्थापना करना, लेकिन इसकी उच्च प्राथमिकता जो दी गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग। समाजवादी जो समाज होता है ना, तो उसमें जो है ना समाज पर ज़्यादा खर्चे किया जाता है। सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वर्करों में ध्यान देते हैं।
तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो है आपको मॉडल जो था वो था पीसी महालनोबिस, एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने ही इसका मॉडल तैयार किया था, इसीलिए इसका द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो क्वेश्चन आता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो उच्च प्राथमिकताएं दी गई थी भारी उद्योग को। भारी उद्योग में देखिएगा तो ये दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला ये सब जगह है, और इस जगह पर जो है ना लौह इस्पात कारखाना लगाया गया था। जैसे दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना ये है आपको वेस्ट बंगाल में। फिर देखिएगा भिलाई जो है आपको जो पड़ जाता है ये झारखंड में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, सॉरी ये जो भिलाई जो है ना भिलाई ये पड़ जाता है छत्तीसगढ़ में। फिर राउरकेला जो पड़ता है ना ये जर्मनी की सहायता से राउरकेला उड़ीसा में। तो इन सब ये लौह इस्पात कारखाना है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः जो है ना भारी उद्योग पर जो है ध्यान दिया गया, ठीक है। अब इसी में खादी एवं ग्रामीण उद्योग पर ध्यान दिया है, जिसमें भी उद्योग लग जाएगा समझिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अब आ जाते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तो द्वितीय चला था 61 तक, तो 61 में 5 जोड़ देंगे तो 66। तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से लेकर 66 तक चलता है। इसका उद्देश्य रहता है अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। जो हमारा अर्थव्यवस्था है ना उसको आत्मनिर्भर बनाना, यानी भारत में ये जो है ना बहुत सारी चीज़ों को उत्पादन करना, जिससे हमें विदेशी पर जो है कम अपना निर्भर रहना पड़े, विदेशों से कम सामान मंगाना पड़े, आत्मनिर्भर बनना है, तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना, यानी कि फिर से उसको तेज़ गति से जो है ना वृद्धि की ओर पहुंचाना। तो ये हुआ। आप देखिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है उसमें उच्च प्राथमिकता जो दी गई थी कृषि को, द्वितीय में उद्योग को दिया गया था, लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना देखिएगा ना तो इसमें प्राथमिकता जो दी जाती है ना कृषि और उद्योग दोनों को दी जाती है। लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है ना ये जो है बहुत कारणों को लेकर जो है ना इतनी फली फूली नहीं होती है, इतनी प्रगति नहीं करती है और अंततः असफल होती है। इसका मुख्य कारण क्या था? देखिए 1964 में बोकारो में जो है ना 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी, और यूएसएसआर जिसको हम रूस भी कहते हैं, रूस देश की मदद से। अब देखिए इस योजना का तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था कि भारत और चाइना का युद्ध। 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, और 1965 में हो गया था आपको भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। जबकि आप देखते हैं कि 1961 से 66 तक के बीच में ही सब घटना घटता है। तो जो भारत जो रखा था कि हम कृषि और उद्योग दोनों में जो है अपना प्राथमिकता रखे हैं, दोनों में जो है अपना खूब आगे बढ़ेंगे, तो इधर भारत और चाइना के बीच में जो युद्ध हो रहा था तो बहुत सारा धन जो है ना भारत का इस युद्ध सब में बर्बाद हो गया, जिससे जो है भारत उद्योग और कृषि पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। फिर तुरंत 62 में हुआ, तुरंत फिर 65 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। इन सब कारणों के द्वारा जो है ना ये तृतीय पंचवर्षीय योजना पर इतना ध्यान न दे पाया और ये इतना सफल नहीं हुआ। फिर देखिएगा हरित क्रांति तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो है ना 1966 से लेकर 1966 से 67 में जो है ना आपको तृतीय हरित क्रांति को जन्म दे देता है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो क्वेश्चन आएगा आपको कि बोलिए कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। आपको पूछेगा कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकताएं दी गई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। बोलेगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो 1961 से 66। पूछेगा कि जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना का असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो भारत और चाइना का युद्ध 1962, भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1965। बोलेगा कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की जन्म हुई? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? तो किधर भाग गया ये यार? नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर है आपको ये हो गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो गया पंचवर्षीय योजना। ये इधर योजना अवकाश।
योजना अवकाश जो है ना 1966 से 69, जैसे ही तृतीय पंचवर्षीय योजना ख़त्म होता है तो फिर योजना अवकाश आ जाता है, क्योंकि देखिएगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना किस तरह असफल हो गई। योजना अवकाश का मतलब है छुट्टी। इसमें जो है ना 5 वर्षों का योजना न ला करके एक वर्षों के लिए 3 बार योजनाएं लाए गए थे। जैसे योजना अवकाश आया था 1966 से 69, तो 1 वर्ष में यहाँ पर लिखा है इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई, यानी कि 1966 से 67 के लिए एगो योजना, फिर 67 से 68 के लिए, फिर 68 से 69 के लिए। तो याद रखिएगा। इस योजना के 3 वार्षिक योजना तैयार की गई। इसमें कृषि एवं उद्योग दोनों क्षेत्रों में समान प्राथमिकताएं दी गई। फिर जो है योजना अवकाश में वही जो तीसरे योजना में रखा गया था पंचवर्षीय योजना में वही। यह योजना अवकाश का प्रमुख कारण था। आखिर योजना अवकाश क्यों आया? इसका प्रमुख कारण था भारत और पाकिस्तान का संघर्ष, सूखे के कारण संसाधनों की कमी, यानी कि इसी समय में क्या हुआ था कि आपको सुखाड़ भी आ गया था भारत में, जिसके कारण क्या हुआ था, संसाधनों की कमी हो गई थी, फसल आड़ू का उत्पादन कम हुआ था, जिसके कारण जो है ना बहुत ज़्यादा रुपया में जो है ना कम वस्तुएं मिलने लगी। कहने का मतलब जो 5 केजी प्याज के लिए 50 रुपया देना पड़ता था, वही अभी 5 केजी प्याज के लिए 500 रुपया देना पड़ता था। यानी कि बोले तो मूल्य स्तर में वृद्धि हो गई। बस पैसा की जो क्रय क्षमता है ना, रुपया की क्रय क्षमता क्या हुई, घट गई। कह रहा है कि नोट, भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश आए, जो देखे लिए हैं आप। अब चलते हैं आपको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, यानी कि चौथा पंचवर्षीय योजना की बात मैं करूँ तो देखिएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है ना 1969 से लेकर 1974 तक चला, 5 वर्षों के लिए। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल तैयार किया था D.R. गॉर्डिल ने किया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या था, समाजवादी समाज की स्थापना करना। भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। अभी तक जो आप देखे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें कृषि में सबसे ज़्यादा जो है ना कृषि उपज में जो वृद्धि हुई वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हुई। अब जो है इसमें जो है उच्च प्राथमिकताएं क्या रखी गई थी, तो जो तृतीय पंचवर्षीय योजना में बहुत सारा असफलता हो गया था, जिसके कारण मूल्य में वृद्धि हो गई थी, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए जो है ना इसमें ज़्यादातर ध्यान दिया गया। मुद्रास्फीति क्या होता है? मुद्रास्फीति होता है क्या कि जो है जैसे जो अभी बताए हैं ना कि जो है यदि 5 रुपया में जो है आपको जो 1 केजी चावल मिलता था, वही 1 केजी चावल अब 25 रुपया में मिलता है। यानी कि सामान की तुलना में मुद्रा की वैल्यू घट जाना, यही होता है मुद्रास्फीति। ठीक है, यानी कि दाम खूब बढ़ जाना। तो मुद्रास्फीति को सबसे पहले भारत सरकार ने बोला कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हम प्राथमिकता देते हैं, सबसे पहले जो रखेंगे 1 नंबर की समस्या जो हल करेंगे वह है मुद्रास्फीति। फिर जो है देखिएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में फिर ध्यान गया सरकार का कि चलो अब क्यों ना दूध के उत्पादन में हम एक क्रांति लाइए। श्वेत क्रांति जो है ना ये दूध उत्पादन से संबंधित है। दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक श्वेत क्रांति लाया गया था 1970 में, क्योंकि आप जानते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, तो 70 तो उसी के बीच में आता है ना। तो श्वेत क्रांति जो आरंभ हुआ था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 1970 में, ये जो लाया गया था दूध क्रांति, ये वर्गीज कुरियन के द्वारा लाया गया था। दूध क्रांति या श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और श्वेत क्रांति से ही संबंधित दूध उत्पादन से संबंधित ये ऑपरेशन था जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। क्या था? ऑपरेशन फ्लड था। ऑपरेशन फ्लड का मतलब बाढ़ होता है, यानी दूध में खूब बाढ़ ला दिया। तो बोलेगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से है, नोट बाढ़ से है। दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध। तो इसी के साथ जो है आज जो है पंचवर्षीय योजना का मैं वीडियो बना दिया हूँ। धन्यवाद, आप लोग बढ़िया से देखिएगा और जो है इसका सेकेंड पार्ट कल जो है हम डाल देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब की बार डबल स्टार।